अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू फाइन एंड यू स्टडीज़ गोइंग वेल। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये सेक्शन ए जो है आपकी बिहेवियर साइंसेस, उसमें आपने किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। एमसीक्यू एससीक्यू के लिए कौन सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, बीडीएस सेकंड ईयर और एमबीबीएस थर्ड ईयर, इन दोनों के लिए टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप अपने फ्रेंड्स में जो इनको शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। उसके बाद इसमें जो आपको पता है कि जो सेक्शन ई है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 2 आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपको टॉस है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आपको 5 एससीक्यू आने होते हैं। तो जो सेक्शन ई है ये लंबा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कभी कभी इसमें से 2 एससीक्यू आ जाते हैं। ठीक है, तो जब आपने स्टडी स्टार्ट करनी है तो अपनी कोशिश करने का आपका सेक्शन ई जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हुआ हो। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपने क्या करने हैं, यहाँ से कर लेने हैं। और बाकी जो आप शॉर्ट बुक्स, आपकी जो फ्रेंड्स है, ये वाली बुक है, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसने नहीं ली हुई वो बाय कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें जो हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है रिएक्शंस टू इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने जो है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि कोई भी एग्जाम्पल देकर आपसे पूछा जाए तो आपने ये कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेल्थ एंड नॉर्मेलिटी और ये जो बाकी चैप्टर टॉपिक्स हैं ये आप शॉर्ट बुक से कर सकते हैं। ठीक है, और ये इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यानी कि जो आपने कौन कौन से इसके यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म में कौन से टॉपिक आ जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है एससीक्यू एमसीक्यू के लिए, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रोनिक केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। ये सारे टॉपिक्स जो मैंने टिक लगाए हुए हैं इनको आपने मार्क कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनमें से एसेंस पहले आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो डेंटिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने ये डेंटिस्ट्री वाला टॉपिक यहाँ से भी कर लेना है और शॉर्ट बुक से भी कर लेना है। ठीक है, एक पेज का है तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं ये भी आप शॉर्ट बुक से ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिक्स एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर्स, ये भी आप शॉर्ट बुक से करेंगे। जो यहाँ से करने वाले हैं वो आपका सेक्शन डी ई एफ जी। ठीक है, ये आपने यहाँ से एक दफ़ा रीड आउट जरूर करने हैं। जो हमारे पास ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल एंड टबैको यूज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से लास्ट ईयर भी एससीक्यू आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। इसमें से न्यूरो ट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स वगैरह जो है वो एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने जो पहले चार चैप्टर हैं उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये वाले जो 2 चैप्टर्स हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड डिस्फंक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर ये देखें मैंने लगाया हुआ है 2019 में जो है यहाँ इसमें से भी क्वेश्चन आया था, यानी कि इनका डिफरेंस पूछा गया था और यहाँ से भी इसके डिसऑर्डर्स के नाम पूछे गए थे। ठीक है, तो यानी कि एक ही क्वेश्चन 9 मार्क्स का जो है ये इस तरह से आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है मैनेजमेंट वाला ये आपने टॉपिक पढ़ लेना है। देन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पेन, ये ऑस्पी में भी पूछा जाता है, वैसे भी यूपी में एमसीक्यू वगैरह इसमें से आते हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद साइकोट्रोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने करने हैं। दैन स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट, और इसके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपने करने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये एमसीक्यू जो आपकी एससीक्यू है उसके लिए ऑस्पी में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, और बाकी जो टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं उनके बारे में मैं आपको आगे से बताती हूँ कि आपने किस तरह से इनको प्रिपेयर करना है, इनके चैप्टर के अंदर से कौन सा टॉपिक आपके एमसीक्यू एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्टार्ट सेक्शन ई जो है वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सेक्शन ई आ जाता है, इसमें जो आपका ये सारी आउटलाइंस लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पीछे बता दी हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये हेल्थ एंड नॉर्मेलिटी, इसके जो ये पैरामीटर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए इसमें से। ठीक है, उसके बाद हीमोस्टेसिस की डेफिनेशन है, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका फंक्शन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एग्जांपल्स, इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं और एससीक्यू भी आते हैं। ठीक है, ये सारे आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। देन ये वाला जो टॉपिक है क्लिनिकल सिचुएशन डिमांडिंग का कम्प्रीहेंसिव साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इसके सिर्फ ये पॉइंट्स आपने जो है वो याद रखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास साइकोलॉजिकल रिएक्शंस टू इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें से एमसीक्यू और एससीक्यू आते हैं। स्ट्रेस ड्यू टू इलनेस जो है इन्यूमरेट करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं इनको सिर्फ आपने एक दफ़ा पढ़ लेना। उसके बाद स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने एक दफ़ा इसको ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना कॉमन स्ट्रेसेस, ये आपने कर लेने एक दफ़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है रिएक्शंस टू द पेशेंट इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको नाम जो है ये मोस्टली पता होने चाहिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास चैप्टर 2 जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये कभी कभी एज अ प्रैक्टिकल पूछा जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देन हमारे पास चैप्टर नंबर 3 इसका आ जाता है, जिसमें कोरोनरी केयर यूनिट है, इंटेंसिव केयर यूनिट है। ये आप यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, शॉर्ट बुक से करना चाहिए तो शॉर्ट बुक से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना मतलब आपको एमसीक्यू के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप कोशिश करें कि आप वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इसमें जो है चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, ये वाला जो टॉपिक है इसको आपने एक दफ़ा देख लेना। ठीक है, उसके बाद
इसमें से बाकी इतना करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है डेंटिस्ट जो स्टूडेंट्स हैं, BDS के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको कर लें, ठीक है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनका इसमें जो इंपॉर्टेंट जो सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं हेडिंग से सारी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनके कोई भी सिनेरियो आपको आ सकता है, ठीक है, जैसे कि इसके रिलेटेड आपको आ सकता है, तो ये आपने सारा एक दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। 2 पेज हैं, या पेज रिक्वेस्ट पढ़ लेने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 स्किप कर लें बेशक, चैप्टर नंबर 6 भी आप स्किप कर, चैप्टर नंबर 6 में से ये चीज़ें करनी है। चैप्टर नंबर 6 में से आप ये मार्क कर लें, ये जो पेज नंबर 177 से 183 तक एंड 189 से 190 तक, ठीक है, ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनके, ये सारे बस आपने देखने हैं और ये आप शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर्स वगैरह ये सारा कुछ आपने देखना है। लेकिन ये जो ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल एंड टोबैको यूज़ है, ये कोशिश करें कि आप यहाँ से कर लें, एक पेज का इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहाँ से कर लेना। उसके बाद ये वाला जो टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको जो है MCQs SCQs आते होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं कि शॉर्ट टर्म यूज़ ऑफ कोकीन क्या है, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ द कैनाबाइनाइड्स जो है इसका क्या है, यानी कि ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका टेबल जो है वो MCQ के लिए और SCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने इसको कर लेना अच्छे तरीके से। और ये 2 टेबल आपने अच्छे तरीके से करने हैं। एंड डिलीरियम ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने सारा का सारा करना है, 1 पेज का, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आ जाता है। चैप्टर नंबर 7 में ये जो डिफरेंसेस और ये ह्यूमन डिपेंडेंस फैक्टर्स लिखे हैं ये आपको पता होना चाहिए, और उनके दरमियान ये जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे SCQ क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। उसके बाद इसमें से आपने जो इस पूरे पेज में से 2 पेज में से याद रखने हैं वो ये कि न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपने शॉर्ट बुक से कर लेने हैं। उसके बाद ये सारा इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये जो ओरिएंटेशन में ये जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको MCQ के लिए आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है और UQ भी आया हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो टेबल है ये आपने कर लेना है, चार्ट फ्लो चार्ट ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पैराफाइलेसिस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा छोटा सा ये भी यहाँ से आप कर लें तो अच्छी बात है, ताकि आपके MCQ जो है वो सिक्योर हो सकें। उसके बाद ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं आपको, ठीक है, मोस्टली MBBS में आते हैं, BDS में ये नहीं आता। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इशूज़ ये भी मोस्टली MBBS में ही पूछा जाता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और उधर से शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है, यही बस पैराग्राफ है, ठीक है। वह चैप्टर नंबर 8 पेन वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इसके फैक्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप्स पता होने चाहिए, एक्यूट एंड क्रोनिक पेन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके सिम्टम्स, क्रोनिक की और पेन की जो सिम्टम्स है वैसे आपने कर लेनी है। उसके बाद ये सिक रोल के भी बस ये पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ द मैनेजमेंट, इसमें ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बस नाम ही। उसके बाद ड्रग ट्रीटमेंट, उसके लिए ये मेथड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, बस आपने इनके जो पॉइंट्स हैं उनको ही याद रखने, बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है। बाकी एक दफ़ा रीड जो है वो अपनी शॉर्ट बुक से दे देनी है। उसके बाद जो हमारे पास ये एक्टिव कॉपिंग एंड पैसिव कॉपिंग है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आ जाता है, एक्सेप्ट्स ऑफ द एजिंग में जो ये चांसेस ऑफ द एजिंग है ये आपकी दफ़ा रीड आउट कर लेने हैं, जिसके ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, बाकी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 10 डेथ एंड डाइंग ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पेज है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो दोबारा से पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप शॉर्ट बुक से भी एक दफ़ा रीड दे सकते हैं, वो MCQ या वाइवा में पूछा जाए तो आप कर सकें, ठीक है। साइटोक्रोमा जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 आपका, ठीक है। इसकी आपको डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट्स, काजेस जो है वो आनी चाहिए, काजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसकी जो ये वाला जो टेबल बना हुआ है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MCQ में आता है, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो पॉइंट्स हैं 3-4 ये आपको बताने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग साइटोक्रोमा एंड साइटोक्रोमा, यानी कि साइटोक्रोमा इंपॉर्टेंट है आपका 2 पेज का है, आप यहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। साइंस एंड सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और मैनेज करने का इसका पता होना चाहिए, काजेस पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेररिज्म की भी आपको डेफिनेशन कर लेंगे आपने, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है। इसके जो टेबल्स हैं ये बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला टेबल, ठीक है, फ्लो चार्ट जो बना हुआ है और ये वाला चार्ट। एंड देन हाँ, उसके बाद ये जो सारी लिखा हुआ है ना ये सारा आपको करने की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ आपने इन्यूमरेट कर देना की एरियाज़, ठीक है। इनके जो मेन पॉइंट्स शुरू में लिखे हुए हैं ये आपने याद रख लेने हैं, ठीक है, इन सब के, यानी कि 9 हैं तो ये 9 आपने याद रख लेने हैं, 9 नहीं है सॉरी 12 है, ठीक है। तो ये 12 के 12 आपने की पॉइंट्स जो हैं यानी कि इसके सिर्फ हेडिंग्स जो हैं वो याद रखनी है, सारा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस एंड रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको इसकी टाइप्स जो हैं ये पता होने चाहिए, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोसोशल, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, स्ट्रेस एंड देन ये करने की इतना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आपने कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना सिर्फ यही, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ सकता है रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस एंड बर्नआउट, ठीक है, ये ऐसे क्यों आ सकता है ये आपको पता होना चाहिए। रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस ये आपको पता होना चाहिए, ये आप शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा जो है आप शॉर्ट बुक से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी एक दफ़ा जो है इसको गो थ्रू कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देन ये वाला जो है ना ये ही आप सिर्फ टेबल याद कर लें तो वही इनफ होगा, ठीक है, आपको ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाला टेबल जो है वो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट ये कंप्लीट आपने करना है, और इसका भी ये वाला जो टेबल बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, ये आपने कर लेना है, और ये सारा एक दफ़ा रीड आउट करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट,
इसमें ये जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको एमसीक्यू में जो है वो ज़रूर पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। और इसके जो एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं यही एमसीक्यूज़ आपने करने हैं। और कुछ जो है आपकी शॉर्ट बुक फिर जो फ्रेंड्स हैं उसके पे भी एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी एमसीक्यू कर सकते हैं। कुछ जो है वो इंस्टाग्राम पर अपलोड किए हुए हैं, मैंने कुछ कर दूँगी, ठीक है, तो आप वहाँ से भी वो देख सकते हैं। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको कोई भी क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊँगी। सेक्शन सी जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको सारा जो है वो गाइड कर दूँगी कि कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं, बाकी ना भी करनी तो इनफ है, ठीक है।